गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे अगली इकाई परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस इकाई में हम परमाणु के मॉडल जो विभिन्न साइंटिस्ट द्वारा दिए गए उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, इनमें संबंध, समस्थानिक, समभारिक और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इस इकाई में दिया गया है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे वास्तव में परमाणु है क्या। कि आप तक हमने बताया कि परमाणु, डाल्टन ने क्या बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है। तो अब क्या है, परमाणु पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। उसमें आपके 3 मॉडल है। कौन कौन सी है? एक तो है थॉमसन या टॉमसन, थॉमसन, किताब में लिखा हुआ है टॉमसन, अंग्रेजी में टॉमसन, हिंदी के थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रतिरूप से मोटा बोलते हैं, प्रतिरूप। दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप या परमाणु मॉडल। और तीसरा है नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। सबसे पहले थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने गैसों में विसर्जन प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज करने के बाद परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्हें बताया कि परमाणु एक गोलाकार धनाभिष्ट गोला है, गोलाकार होता है। जैसे सैंडविच में काजू किशमिश के टुकड़े होते हैं, या तरबूज के बीज में, या तरबूज गोलाकार होता है, उसमें जो बीज है उनका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। और जो बाह्य भाग है जिसे आम भाषा में गिरी बोलते हैं, उसे नाम दिया गया प्रोटॉन। तो ऐसे कहता है कि परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है या धनावेशित गोलाकार है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकार लड्डू में बूंदी और इलायची के दाने। लड्डू क्या होता है? पीले पीले क्या है? बूंदी के दाने होते हैं। उसमें इलायची या काली मिर्च होती है, वो काले काले है। जो काले कण क्या है? वो इलेक्ट्रॉन मान लिए। पीले क्या है? बूंदी मान ली। हलवा होता है, थाली क्या होती है? गोलाकार होती है। हलवे में मेवा, किशमिश, काजू, बादाम। ये काजू बादाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हलवा क्या है? प्रोटॉन। तरबूज, गिरी क्या है? प्रोटॉन है। बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस रूप संदर्भ में थॉमसन ने परमाणु मॉडल की व्याख्या की। और ये इसकी संरचना, इसका मोड, ये गोलाकार इस प्रकार बनाया गया है। अब इसमें ये ऋणावेशित क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बाकी क्या है? प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी प्रोटॉन है। इसका नाम क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाकी ये प्रोटॉन है। तो ये है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। और ये मॉडल परमाणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। इसमें कमियां होने के कारण बाद में कौन आ गए? रदरफोर्ड। क्या कमियां पाई गई? आप जानते हो कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। यद्यपि थॉम्सन ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं, परमाणु उदासीन होता है, इस बात को नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ और कैसे पाए जाते हैं। थॉम्सन के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जैसा आगे हम मॉडल में बताएंगे। दूसरी कमी, नाभिक की उपस्थिति को नहीं बता सका। आप जानते हो परमाणु के मध्य में छोटा सा क्या होता है? भारी कण नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इन दो कमियों के कारण इसको छोड़ दिया गया। बाद में परमाणु की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने प्रयास किया। रदरफोर्ड ने एल्फा कणों या द्विधनावेशित हीलियम कण यानी H हीलियम कणों का उपयोग किया। इन्हें क्या बोलते हैं? एल्फा। क्या बोलते हैं? एल्फा कण। तीव्रगामी होते हैं, धनावेशित होते हैं। इन्होंने सोने की बहुत ही सूक्ष्म झिल्ली, यानी इतनी सूक्ष्म जैसे गेट, हमारा कमरे का गेट में झिल्ली को लगा दे तो हमें मालूम नहीं होगा झिल्ली है कि नहीं, इतनी सूक्ष्म होती है। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना की व्याख्या के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म सोने की झिल्ली का उपयोग किया। उसके चारों ओर एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। झिल्ली लगाकर अंदर क्या है? जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया और उस पर उसने एल्फा कणों की बौछार की। तो वो क्या देखता है कि अधिकांश जो एल्फा कण है वो सीधे ही झिल्ली में से गमन कर जाते हैं। पहली बात क्या देखी कि अधिकांश एल्फा कण झिल्ली में से सीधे ही गमन हो जाते हैं। जैसे गेट खुला है, उसमें चाक फेंको, सीधे पास जाएंगे। कुछ कण क्या होते हैं, वो कण सीधे न जाकर थोड़े मुड़ जाते हैं, विशेष कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण सीधे न जाकर कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और कुछ यानी 20,000 में एक, किताब में दिया 12,000 में एक। 20,000 में एक कण झिल्ली से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट आता है। इसको देखकर आश्चर्य हुआ। वो कहता है इतना आश्चर्य हुआ कि एक 15 इंच तोप का गोला कागज से टकराकर वापस तोपची को चोट कर बैठे। यानी कि जैसे हमें गेट आर पार दिख रहा है, झिल्ली लगी हुई है, तो वो कण वापस कैसे लौट आया, इसका बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका प्रयोग जैसे ये सोने की झिल्ली में ये क्या है, ये मान ला ये एक परमाणु है, इसमें मध्य भाग होता है नाभिक, इसके चारों ओर ऐसे जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है। इसने एल्फा कणों की बौछार की। क्या की? एल्फा कणों की बौछार की। ऐसे ये तो अधिकांश कण क्या ऐसे जाकर यहाँ जाकर टकरा जाए, यहाँ मतलब टकरा जाता है ये एल्फा कण। ये है एल्फा कण। ये 3 बातें इसने देखी। कौन कौन सी?
कि अधिक ये क्या सोने की जिनिस में, सोने का हमने एक एटम दिखा दिया आपको, परमाणु दिखा दिया, मध्य में नब्बे का ये दो कण यहाँ टकराए वो तो वापस लौटाया, कुछ कण सीधे गमन कर गए और कुछ अपने मार्ग से क्या हो गए विचलित। ये तीन चीजें देखी इसने और तीन चीजों के आधार पर इसने क्या निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने इस अल्फा कणों के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला। पहला क्या निकाला कि अधिकांश कण सीधे गमन कर जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त। अधिकांश भाग रिक्त होता है। नंबर 2, जो कण टकराकर उसी माध्यम में लौट आए यानी 180 डिग्री वापस लौट आता है, तो इसका मतलब कोई मध्यम कोई भारी चीज़ है। क्या चीज़ है, भारी चीज़ है। इसका नाम क्या रखा इसमें, नभ। यानी मध्यम क्या होता है, नभ। और ये आ भी जाता है कि नभ की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तीसरा, जो कुछ कण है वो अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। क्यों, आप जानते हो अल्फा कण पॉजिटिव है, नभ की क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, तो इसलिए किसी में धनावेशित कण प्रोटॉन हो, धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। तीन बातें ये बताई इसने। तो इसने फिर सुन लीजिए कि इसके अल्फा कणों प्रयोग का निष्कर्ष क्या हुआ कि नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त या खोखला होता है। यही कारण है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गमन कर जाते हैं। नंबर 2, परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक, जिसका आकार परमाणु की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, 10⁻⁵ मीटर होता है। और जबकि ये होता है परमाणु का आकार, परमाणु के आकार की तुलना में बहुत इसका आकार छोटा होता है। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है, उसमें बीच में कांच की रखने गोली, तो वो गोली क्या है, नाभिक है, और वो क्या, सारा परमाणु है। दूसरी बात, तीसरी बात कि नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो धनावेशित कण अल्फा कण भी क्या होता है, धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चौथी बात, नभ के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में लगातार गतिशील होते हैं। चौथी बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन नभ के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और पांचवा निष्कर्ष क्या था कि परमाणु उदासीन होता है, अतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं। ये थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। लेकिन यहाँ भी कमियाँ रहेगी। तो ये इसने बताया कि नभ के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, नभ क्या है, धनावेशित है। तो चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई विपरीत आवेश एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, ऊर्जा में लगातार कमी आती है। कि जब इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है धनावेशित नभ के चारों ओर गति करते हैं, तो लगातार ऊर्जा में उत्सर्जन होता है, ऊर्जा में कमी आती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन नभ में गिर जाना चाहिए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन नभ के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। नंबर 2, रदरफोर्ड ने नभ में न्यूट्रॉन की उपस्थिति को नहीं बताया। और तीसरी कमी, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के उत्पन्न जो स्पेक्ट्रम है वो भी प्राप्त नहीं किया जा सका। उसको ऐसे कमी को ऐसे दिखाया गया जैसे नाभिक है, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रही है, तो कहता है इस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या लगातार जब घूमता है तो ऊर्जा में लगा इसमें क्या आती है, लगातार कमी आती है।
और ये कमी आते आते क्या होता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि ये अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए ऐसे। इस प्रकार ये नाभिक में गिर जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये 2 परमाणु मॉडल पूरे हुए। कल कराएंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। थैंक यू।